प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ साइंस मेरठ में। देखिए, पिछली वीडियो के अंदर जो 12th क्लास के लिए हमारा जो लास्ट सेगमेंट बनाया गया था, उसमें मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाल रहे थे। और उसके अंदर मैंने आपको एक अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया था। दूसरा, जो सेकंड वाला इसका प्रकार होता है, जो दूसरे तरीके से निकालेंगे, उसे बोलते हैं उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश अगर मान लो कोई पॉइंट रखा हुआ है उसके मध्य बिंदु O से, तो उसे बोलते हैं उसकी अक्षीय स्थिति। लेकिन अगर उसकी लंबाई के परपेंडिकुलर, लंबाई के लंबवत डायरेक्शन में, लंबवत दिशा में अगर तुम कोई P पॉइंट मान रहे हो, उस P पॉइंट को बोलेंगे उसकी निरक्षीय स्थिति में। ध्यान दीजिए किस तरीके से होगा। हमें निकालना है कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव हो, पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा कि वैद्युत द्विध्रुव में कम से कम कितने आवेश होंगे? 2 आवेश। दोनों आवेश समान परिमाण के होंगे और दोनों की प्रकृति क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत होगी। समान परिमाण मतलब अगर मान लीजिए सपोज करो पहला माइनस क्यू है तो दूसरा प्लस क्यू होगा, मतलब इसका भी जो परिमाण है वो 1 कूलम होगा, सेकंड वाले का भी कितना होना चाहिए? 1 कूलम। बस कंडीशन ये है कि वो एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट मतलब एक माइनस होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, हमें करना क्या है कि आप अपनी तरफ से एक वैद्युत द्विध्रुव मानोगे, और वैद्युत द्विध्रुव जैसे मैंने तुम्हें बता रखा है कि 2 आवेशों से मिलकर बना होता है। एक है माइनस क्यू और एक होता है हमारा प्लस क्यू। जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव का मैंने मध्य बिंदु O मान लिया। कितना मान लिया जी? O। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस द्विध्रुव का नाम AB रख लीजिए। कि मान लीजिए एक ये द्विध्रुव क्या है? AB है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु क्या है? द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है जी? हमारा O। तो इसके ये दूरी कितनी बनेगी मध्य बिंदु से? जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया L। ऐसे मध्य बिंदु से इसके प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी वो भी कितनी मान लोगे? L। तो कुल मिला के वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है? AB की लंबाई वो है हमारी 2L। L और L 2L। अब इसके द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु O है, इसकी निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है बिल्कुल इसके y अक्ष के अनुदिश और या x अक्ष के परपेंडिकुलर, y डायरेक्शन में। तुमने एक P पॉइंट मान लिया। क्या मान लिया? एक P पॉइंट मान लिया, और इस P पॉइंट पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जैसे ये मध्य बिंदु O है, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा? दूरी माननी पड़ेगी। वो दूरी मैंने मान ली कितनी है? R। दूरी कितनी मान ली? वो कितनी दूरी? R। तो कैसे कहोगे कि माना ए बी एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है, जो दो विपरीत प्रकार के आवेशों माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी है? 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब तुम ध्यान से देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें माइनस क्यू से वो देखना पड़ेगा कि वो P पॉइंट कितनी दूरी पे है, और प्लस क्यू आवेश से देखना पड़ेगा कि वो हमारा P पॉइंट कितनी दूरी पर है। तो मैंने मान लिया इस पे, यहाँ पे हमने क्या करा? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। सॉरी, परपेंडिकुलर नहीं, एक सीधी लाइन आप क्या करिए? ड्रॉ करिए। तो ये एंगल कुछ ना कुछ बना रहा होगा। सपोज ये एंगल थीटा है। इसी तरीके से तुम क्या करिए, इस B पॉइंट को भी, यानी कि जिस पर माइनस क्यू आवेश रखा है, इसे भी इससे मिला लीजिए। तो ये एंगल कितना बना रहा होगा? थीटा। समझ पा रहे हैं? अब तुम यहां से देखो कि माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो हमेशा ही अंदर की ओर होता है, मतलब आवेश के ही ओर होते हैं। तो ये डायरेक्शन किसकी होगी? अगर मैं तुमसे कहूं तो तुम कहोगे ये ई की डायरेक्शन है। इसकी वजह से मैं E1 मान लूं थोड़ी देर के लिए। ये हमने मान ली डायरेक्शन किसकी? E1, जिसकी डायरेक्शन अंदर की ओर है। फिर इधर क्या है हमारा? प्लस क्यू आवेश। इसकी वजह से डायरेक्शन जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो होगी कहाँ की ओर? बाहर की ओर। वो हमने मान ली कितनी है? E2। कितनी मान ली? E2। समझ पा रहे हैं? तो हमें करना क्या है? अब हमें इस P पॉइंट पे इस माइनस क्यू का कंबाइंड इफेक्ट देखना, क्योंकि थीटा एंगल बना रहा है। फिर ऐसे ही प्लस क्यू आवेश के कारण इस P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पिछले वीडियो की तरह यहाँ पे थीटा का चाहिए था, क्योंकि वहां पे एक सीधी लाइन नहीं है। तो तुम क्या करोगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की डायरेक्शन कहाँ की ओर है? अंदर की ओर। समझ पा रहे हैं? कहाँ की ओर है? अंदर की ओर। तो अगर तुम यहाँ देखो, यहाँ पे एक क्षैतिज लाइन ड्रॉ करिए। क्यों कर रहे हैं उसका रीजन भी समझना।
कि हमने यहाँ पे ये पी पॉइंट तो यहाँ ही है, तो तुम देखोगे ये वेक्टर है E1, ये वेक्टर क्या है हमारा E1। अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा कि तुम इस E1 को घटकों में डिवाइड करिए, तो इसका ये घटक तो साइन में कन्वर्ट होगा, लंबवत घटक है, और इसका ये वाला जो घटक होगा वो हमारा क्षैतिज घटक होगा। यानी कि तुम क्या करोगे कि जो E1 है वो माइनस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, माइनस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसे कितनी मान लो जी E1, वो हमने मान ली कितनी है बराबर E1। ऐसे तुम क्या करोगे प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बताओ उसे कितनी मानोगे तुम E2। ठीक है, लेकिन तुम देखोगे यहाँ पे हमें घटकों में तोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा का, इस थीटा का रोल है अपना। तो तुम देखोगे इसे जैसे तुम घटकों में तोड़ोगे तो पहले इस E2 के पास आओ, E2 का ये घटक तो हो जाएगा लंबवत घटक, और ये क्या हो जाएगा इसका क्षैतिज घटक। तो ये जो E2 है यानी कि इधर तो हो जाएगा हमारा E2 साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा E2 cos थीटा। समझ पा रहे? ऐसे इधर होगा कि ये जो हमारा E1 है इसका जो नीचे की ओर ये लंबवत घटक हो गया, मतलब ये तो हो जाएगा हमारा E1 साइन थीटा, और ऐसे ही इधर की ओर क्या हो जाएगा हमारा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। तो तुम क्या करोगे कि E1 व E2 को, E1 व E2 को घटकों में वियोजित करने पर, घटकों में वियोजित करने पर, घटकों में वियोजित करने पर, वियोजित मतलब होता है तोड़ना, घटकों में तोड़ो तो इसका जो लंबवत घटक आएगा, कौन सा जी लंबवत घटक, किसका E1 का ले लो, E1 का लंबवत घटक क्या होगा हमारा E1 साइन थीटा। ऐसे ही इसका जो क्षैतिज घटक होगा, क्षैतिज घटक क्या बन जाएगा बोलो E1 cos थीटा। इसी प्रकार जो हमारा E2 होगा, E2 का जो लंबवत घटक होगा, लंबवत घटक क्या बन जाएगा बताओ E2 साइन थीटा, जो इसका क्षैतिज घटक बनेगा, बताओ क्या बनेगा, क्षैतिज घटक बन जाएगा हमारा E2 cos थीटा। समझ पा रहे हैं? यानी कि इस P पॉइंट पे सही मायने में E1 और E2 काम नहीं कर पाते, उनके केवल क्या काम करेंगे घटक काम करेंगे। तो मैंने क्या काम करा कि E1 को, E1 की डायरेक्शन तो अंदर की ओर है, तो इसका जो लंबवत घटक है E1 साइन थीटा नीचे की ओर, यानी कि लंबवत डायरेक्शन में लंबवत दिशा में होगा, जबकि E1 cos थीटा क्या होगा इसका क्षैतिज घटक हो गया। इसी तरीके से तुम E2 को करोगे कि E2 का जो लंबवत घटक है E2 साइन थीटा, और ये क्या बन गया हमारा क्षैतिज घटक हमारा E2 cos थीटा। अब तुम क्या करोगे, इसलिए P पॉइंट पर, यहां तक एक बार नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, यहां तक की कहानी क्लियर हो गई होगी। अब आगे ध्यान दीजिए कि ये हमारे इससे हमने क्या करा, E1 को भी घटकों में तोड़ लिया, यानी कि इसका लंबवत घटक हमारा E1 sin थीटा, क्षैतिज घटक हमारा क्या बन जाएगा E1 cos थीटा। इसी तरीके से हम E2 को कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि घटकों में वियोजित कर लेंगे। अब तुम मुझे बताओ, इसलिए P बिंदु पर, इसलिए P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ कितनी बन जाए E इक्वल टू E1 प्लस E2 होती, क्योंकि E1 और E2 एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। लेकिन तुम ध्यान से देखना, कंडीशन यहाँ पे ये होगी कि तुम यहाँ पे अब कौन सा घटक लोगे, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो E1 साइन थीटा है और E2 साइन थीटा, ये दोनों एक ऐसे वेक्टर हैं जो परिमाण में तो बराबर हैं, लेकिन दिशाओं में क्या है एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के क्या है विपरीत है। ये बात आपको नोट कॉपी में लिखनी है कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के
विपरीत दिशा में लेकिन परिमाण में क्या है, बराबर है, इसलिए दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों क्या हैं, हमारे समान दिशा में हैं और बराबर परिमाण के हैं, इसलिए तुम क्या करोगे, बाहर क्या लगाना पड़ेगा हमें, cos थीटा। ये मैंने शॉर्ट कर दिया वीडियो के अकॉर्डिंग कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों क्या है, परिमाण में बराबर हैं, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त। जबकि ये दोनों समान दिशा में होने के कारण क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब बताना जरा, जो E1 होगा हमारा, कि E1 बराबर, फॉर्मूला बताओ, हमें चाहिए क्या, E1 ये है कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, L, ये दूरी कितनी है, R। जैसे ही आप यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, यानी कि P और A यानी कि माइनस Q से P पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसी तरीके से इधर होगी, कितनी आ जाएगी, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। समझ पा रहे, तो इसका मतलब E1 इक्वल टू E2 बराबर फॉर्मूला कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में बीच की दूरी का स्क्वायर करना होता है, यानी कि अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाया, पिछले वाला जो डेरिवेशन करवा रखा कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, मैंने सूत्र लिख दिया कि दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। इसका मतलब जितना E1 उतना ही क्या है, E2 है। तो जब तुम यहाँ देखोगे, यहाँ पे वर्गमूल भी है और उसके ऊपर पावर भी चढ़ी हुई है, इसका मतलब कितना बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। समझ गए, इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए जो परिणामी E है तो दोनों की वैल्यू रख दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। लेकिन तुम देखो यहाँ E1 प्लस E2 हमें दो बार लिखना पड़ेगा, यानी कि डबल हो जाएगा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ कितना, 2 लिख देंगे, 2Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और बाहर क्या चल रहा है हमारा, cos थीटा। ठीक है, यहाँ बाहर क्या चल रहा है हमारा, cos थीटा। एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए बाबू ध्यान दीजिए कि जो हमारा P पॉइंट पे जो परिणामी तीव्रता का सूत्र आ गया वो कितना आ गया, E इक्वल टू 2Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ब्रैकेट में हमारा बाहर क्या चल रहा था, कॉमन आके cos थीटा। समझ पा रहे हैं ना इतनी बात को। अब तुम क्या करोगे, यहाँ से हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, cos थीटा निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए तुम क्या करो बताओ, क्या करना पड़ेगा, इस वाले ट्राइंगल को कोई सा भी ले लो, या तो AOP ले लो या फिर POB ले लो। तो मैं लेकर चल रहा हूँ ट्राइंगल, कौन सा ले लें, OAP में, OAP में बताओ cos थीटा बराबर कितना होता है, cos थीटा बराबर कितना होगा, cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा बोलो, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसका, L है, कर्ण कितना है इसका, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर कितना आ गया, L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो इसलिए E बराबर बताओ कितना आ जाएगा, 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पहले से ही है, और जैसे ही cos थीटा की वैल्यू रखोगे तो मैंने L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो तुम यहाँ ध्यान से देखो, Q इंटू 2L दिखाई दे रहा, Q इंटू 2L, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा P। P का मतलब होता है हमारा क्या, द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोला जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये भी मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि Q इंटू यानी कि किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, डिनोट करते हैं P से, यानी कि P बराबर Q इंटू 2L। तो ऊपर तो हमारा क्या बन जाएगा, ये P, तो इसलिए ऊपर तो क्या बन गया हमारा P, और यहाँ क्या है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान से देखिए यहाँ पावर इसकी 1 है और यहाँ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2 है, आधी है ना, अंडर रूट है, तो इसका मतलब 1 तो यहाँ होगी, 1/2 पावर इतनी होगी, तो पावर कितनी होगी, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, यानी कि कितना बन जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये आ गया क्या हमारे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे और सोल्व करिए कि यदि अगर मान लीजिए R का मान बहुत ज्यादा हो जाए L की कंपैरिजन में, यानी कि R का मान L की अपेक्षा बहुत अधिक हो, तब L का मान को क्या करता, नेग्लेक्ट कर दो, तब L का मान
नेग्लेक्ट करने पर यानी कि नगण्य मानने पर। जैसे तुम इसे नगण्य मानोगे तो बताओ क्या करोगे, नगण्य मानने पर तो एल का इसका किसका मान छोड़ दोगे, एल का मान छोड़ दोगे। तो इसलिए ई बराबर कितना बन जाएगा बताओ, ऊपर तो पी है और यहाँ कितना चल रहा बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ एल का मान छोड़ोगे तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब कितना बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर की पावर 3। ठीक है, क्या आ गया, ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। अब यदि तुमसे वो बोल रहे कि यदि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका पराविद्युतांक k है, तब बताओ सूत्र कितना होगा। तो आप जहां एप्सिलॉन नॉट है वहां पे मल्टीप्लाई कर दोगे किसकी, k की, तो यानी कि k पराविद्युतांक वाले माध्यम के लिए, k पराविद्युतांक वाले माध्यम के लिए, माध्यम के लिए बताओ क्या करना चाहिए, जहां एप्सिलॉन नॉट है वो मल्टीप्लाई k से कर देनी चाहिए, यानी कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k p अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या था हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था, लेकिन किसमें, निरक्षीय स्थिति में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है वीडियो की स्पीड के अकॉर्डिंग, तो फिर आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, आपको वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू।